नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। दो बड़ी खबरें अहम हैं जिन पर आज बात करेंगे और विस्तार से उस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले बात होगी बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच में कैसे घमासान मचा हुआ है, आमने सामने खड़े हैं। और अब जो बात हो रही है कि तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की राजनीति जो है उसके आरोप एक दूसरे पर बंगाल में लगाए जा रहे हैं। लेकिन कौन है असली गुनाहगार इस हिंसा का, इस पर करेंगे बात। और फिर दूसरी जो हमारी खबर है, जो हमने आपको हेडलाइन में बताया था, इंदौर में जहां मंदिर का अवैध निर्माण तोड़ा गया, लेकिन सरकार को अब याद आया है कि वहां मंदिर में अवैध निर्माण हो रहा था जब 36 लोगों की रामनवमी पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी भी तय करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, जो कि सीधे बंगाल से आ रही है। और इस पर एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भी आपको बताते हैं कि जो शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ था हुगली में, उससे पहले हावड़ा में जो रामनवमी के दौरान दंगा हुआ, उसका जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अर्जी दाखिल करके दंगों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है। 30 मार्च को रामनवमी के दिन जो दंगा हुआ था पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुछ हिंसक झड़पें हुई थी। इन दंगों में घायल होने वाले लोगों को और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग भी की गई है। हिंसा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की मांग भी इस अर्जी में की गई है। तो जो पूरा मामला है अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। इस अर्जी में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि किसी भी इलाके को सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र बताकर हिंदुओं की शोभा यात्राओं को और जुलूसों को अनुमति देने से ना रोका जाए। याचिकाकर्ता ने अर्जी में हेट स्पीच मामले में जो है वो याचिका जो है दाखिल की है। तो ये कुल मिलाकर अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो जरूर चलेगा। लेकिन आज भी हुगली में जो हिंसा कल हुई थी उसको लेकर पश्चिम बंगाल में भारी घमासान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेता, एमएलए, स्टेट प्रेसिडेंट वहां के जाना चाहते थे हुगली। वहां पर सरकार ने 144 धारा लगाकर उन्हें वहां जाने से रोका। तो कुछ विजुअल्स आपको आज के दिखाते हैं, आज किस तरीके से सारे दिन वहां पर घमासान रहा। बीजेपी ने कई जगह पर रास्ता भी रोका और हंगामा जो है वो लगातार चलता रहा। और इसी को जिस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर, ये हुगली की अब तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं कैसे आज वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद रही। और दूसरी तरफ बीजेपी ने लगातार वहां पर प्रदर्शन भी किया। सीधे इस पर बात करने के लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रियंका टिब्रावाल जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वरिष्ठ नेता टीएमसी के कीर्ति आजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि किसकी जिम्मेदारी थी, कोताही कहां बरती गई। मैं प्रियंका जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी ने कुछ देर पहले एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो दंगाई हैं, जो लोग हिंसा में जो हिंसा को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हथियार लेकर जो लोग घूमते हैं उन्हें दिखाते हैं, बंदूकें दिखाकर नाच गाना करते हैं, बुलडोजर जो है उसको रैली में लेकर जाते हैं। ना तो ये पंचायत चुनाव जीतेंगे पश्चिम बंगाल में, ना 2024 का चुनाव। मैं आप लोगों से कहती हूं कि अगर आपको मुझसे प्रेम है तो बीजेपी को समर्थन ना दीजिए। ममता बनर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधी सीधी कह रही हैं जिम्मेदारी बीजेपी की है इस हिंसा की। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी का ये जो बयान है और ये जो उन्होंने आरोप लगाया है, इसकी पूरी पुष्टि जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने एक ट्वीट के माध्यम से कर दी कि जिस फोटो को ये बार बार दिखा रहे थे कि बंदूक लेकर के कोई रैली में है, तो साफ विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है कि हावड़ा की रैली से उस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों पर जो है डेफेमेशन का केस किया जाना चाहिए। दूसरी बात, एक समाज को आपने कह दिया कि भाई ये दंगाई है, एक वर्ग के आप इतने खिलाफ हो गई कि आपने तो ये तक कह दिया था कि आप हिंदुओं को आपने कहा था कि मुसलमान एरियाज में आप मत जाइए, वहां से मत होकर के गुजरिए। तो आप पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी के दिमाग में क्या है, वो किसको दंगाई समझती है? जब शांतिपूर्वक एक प्रोसेशन वहां से चल रहा है और उस पर हमला किया जाता है
और लगातार ये दूसरी बार, पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा हुआ है, ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन दंगाई ममता बनर्जी किसको कह रही हैं? ठीक है, जिन्होंने पर प्रियंका जी, जो आप भी कह रही हैं, चाहे ममता बनर्जी कह रही हैं कि थोड़ी जल्दबाजी नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना बचा है, क्लीन चिट तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि किसने दंगा शुरू करा। है आपका आरोप है, उधर से उनका आरोप है। पर कीर्ति आजाद साहब, कल भी हमने बात करी थी, तब भी मैंने आपसे इसी सवाल शुरुआत करी थी और मैं फिर इससे पूछता हूं कि राजनीति अपनी जगह है सर, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था की सिचुएशन है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। अगर आपने परमिशन दी है और बाद में यह आरोप लगाना कि वो जगह से चले गए थे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर सुरक्षा की। क्या वहां विफलता नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार की? जिम्मेवारी तो उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, जैसे पुलिस प्रशासन दिल्ली में उनके पास जहांगीरपुरी में हुआ, या मलाड या वादी महाराष्ट्र में हुआ, या कर्नाटक में हुआ, तो इन सबों के ऊपर उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। तो एक चीज यह समझना चाहिए कि कानून, आपने शुरू में कहा कि देश में कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ी है। लगभग 100 के लगभग दंगे पूरे देश भर में हुए हैं, लेकिन केवल बंगाल और बिहार पर उसको निर्देशित किया गया है। क्यों? क्योंकि 82 सीट मिलकर के लोकसभा की हैं। और यदि आप ट्रेंड उठा करके देखेंगे तो बंगाल के भी विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले ये दंगे हुए थे, ये दंगे दिल्ली के चुनाव से पहले भी हुए थे, ये दंगे कर्नाटक में 6 महीने से, मतलब ये जो हिंदू मुसलमान चल रही है वह 6 महीने से वहां पर चले जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड है। दूसरी बात, जहां तक आपने कानून की बात की, बजावते इनके पास परमिशन था, इसमें कोई दो राय नहीं कि परमिशन इनको दिया गया था। परमिशन में 4 चीजें कही गई थी। एक ये कहा गया था कि हथियार लेकर के नहीं चलेंगे, दूसरा कहा था कि जो निर्धारित मार्ग है उसके ऊपर चलेंगे, तीसरा कहा गया था कि ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाएंगे, और चौथा ये था कि डीजे आप नहीं चलाएंगे, जोर जोर से म्यूजिक, और 5:30 बजे तक इस जुलूस को बंद हो जाना है। ये जुलूस 5:30 के बाद नहीं जाएगा शाम को, क्योंकि अंधेरे में काफी समस्या हो जाती है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना कठिन होता है, और यह हर एक पुलिस करती है, केवल बंगाल की पुलिस नहीं करती है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि यह जुलूस जो शुरू किया गया, कल शोभा यात्रा शुरू की गई, वो 6 बजे शाम को क्यों की गई, जबकि 5:30 बजे उसको खत्म करना था? उनके अंदर झंडे, डंडे, बंदूक, तलवारें क्यों लहराई जा रही थी? उसका जो निर्धारित मार्ग था उसको क्यों बदला गया? ठीक है। उस पे डीजे जो लगे हुए थे उस पे जोर जोर से क्यों गाना बजाया जा रहा था? और ज्वलनशील पदार्थ लेकर गए थे। हाँ। और वीडियो में दिखा रहा है कि वहां पे टायरों में आग लगा दी गई है, और जिस तरफ से यह आपके जुलूस में जो इनकी गाड़ियां जा रही हैं, उसी तरफ से लोग, ठीक है, प्रियंका जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। ये तो वीडियो है। प्रियंका जी से इस पे जवाब। प्रियंका जी, आप कह रही हैं, आप ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाती हैं तुष्टीकरण का। आप पर जाहिर सी बात है आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। 2024 का चुनाव सर पर है। देखिए, ये जो बातें इन्होंने कही, ये चारों की चारों बातें झूठ है, गलत है, क्योंकि कोई भी रूट चेंज नहीं किया गया। अगर रूट चेंज किया गया होता तो पुलिस तो बकायदा साथ चल रही थी प्रोसेशन के, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका प्रोसेशन को? ये बिल्कुल झूठी बात है, और ये सिर्फ बात को छुपाने के लिए ये अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, समय को लेकर के इन्होंने जो कहा, सारी परमिशन मिली हुई थी, सारी परमिशन मिली हुई थी। कहीं ये नहीं था कि 5:30 बजे के बाद में आप जुलूस नहीं कर सकते, कहीं ये नहीं था कि म्यूजिक नहीं बज सकता, कहीं ये नहीं था कि चांट ऑफ जय श्री राम नहीं हो सकता। पर प्रियंका जी, ये तो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि परमिशन 5:30 बजे तक थी, तो जुलूस आपका देर से शुरू हुआ, तो क्या ये कहीं ना कहीं उस परमिशन का उल्लंघन नहीं है? जुलूस जो है वो सुबह से चालू था और परमिशन के हिसाब से ही चालू था, कोई भी परमिशन का उल्लंघन नहीं किया गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो बार बार कह रहे हैं प्रोवोकेशन हुआ, तो मुझे बताइए, अगर कोई प्रोवोकेशन होता है तो क्या लोग पहले से बम और ये पत्थर तैयार रखते हैं कि हम प्रोवोकेट हो जाएंगे तो बम और पत्थर मारेंगे? ये कहाँ का रूल ऑफ लॉ है? मुझे पहले तो आप ये समझाइए। कीर्ति जवाब दीजिए, क्योंकि सर समझी साजिश थी। जैसे आपने इन पे आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि नहीं, वहां तो दूसरी सोची समझी साजिश। किसकी साजिश थी सोची समझी कि भाई परमिशन भी दे दें और उसके बाद इस तरह से हमला भी कर दें? ये एक बड़ा सवाल है सर। इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर सबकी नजर रहेंगी इस पे। जी, आपने भी खुद ये कह बात दिया तो कि कोर्ट में इनको बतानी पड़ेगी कि पुलिस के रहने के प्रियंका जी, वीडियोस में प्रियंका जी, कीर्ति जी को जो आपने कहा उसका जवाब देने दीजिए। जो आपने कहा उसका जवाब देने दीजिए। मैं तो, आपने खुद ही ये बात कही कि पुलिस ने कहा है कि 5:30 बजे के बाद जुलूस चला है, और 5:30 बजे के बाद जब जुलूस चलता है अंधेरे के अंदर, तो क्या परिस्थिति बनती है आप जानते ही हैं। उसका फायदा उठाते हैं ये दंगाई, और ये दंगाई जिस प्रकार से बैठ करके जुलूस निकाल रहे थे, तलवारें फैला रहे थे, हिला रहे थे,
क्या वो उचित था? क्या नियम के अंतर्गत किया गया था? मुझे एक बात बताइए, पितृपक्ष होते हैं श्राद्ध के दिन, उन श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और शांति से रहते हैं। यदि उस समय में मुसलमान अपने कोई गाड़ी निकालें, उसमें डीजे में जोर जोर से गाना बजाएं, तरवाले रह जाएं और कुछ से कुछ बोले रहें, रूट बदल दें, कुछ से कुछ कर दें, तो क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी? अगर मैं ये पूछना चाहूं, इसका जवाब तो होना चाहिए ना जरूर। सर, क्या ये नहीं हो सकता? लेकिन सर, भावना आहत होने का जो एक लॉजिकल आंसर है या जवाब है, वो हिंसा तो नहीं हो सकती। और अगर सरकार को ऐसा अंदेशा था कि इस तरीके की घटना हो सकती है, तो शायद सरकार को और चौकन्ना रहने की आवश्यकता थी। बिल्कुल। अब जब वहां पर पुलिस व्यवस्था पूरी कर दी गई और आप बोले कि मेरे पास जुलूस में 500 लोग आएंगे और वहां 5000 आदमी आ जाएं, व्यवस्था 500 या 1000 आदमी की गई हो और 5000 आदमी एकदम से आकर के वहां तलवारें लहराना शुरू कर दें, डंडे फरसे बंदूकें निकाल लें, ये सब कुछ कर लें और पुलिस उतनी ना हो जितनी उन्होंने कही थी कि इतनी हमारे पास जनता, आपको बताना पड़ता है पहले कि हमारे जुलूस में 500 आदमी होंगे, 1000 आदमी होंगे, उसके बाद आप समय से विलंब से शुरू करते हैं। ठीक है। यानी कि उस समय शुरू करते हैं जिस समय सबसे ज्यादा समस्या हो सकती है। उस समय आपको मालूम है आजकल रमजान भी चल रहे हैं, हमारी रामनवमी खत्म हो चुकी है, दशमी कल खत्म हो चुकी है और उस समय शोभा यात्रा चल रही थी। हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा दशमी के दिन होती है, उस समय शालिग्राम से पूछते हैं मिले भगवान के नहीं मिले, ये सारी चीजें चलती हैं। ऐसे में जो मैं मिथिला का रहने वाला हूं, सीता माँ का जन्म स्थान भगवान राम का ससुराल है, मुझसे ज्यादा भगवान राम को और कौन प्रेम करता होगा? इनका प्रेम नकली है, क्योंकि भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवारें निकालो, भगवान राम ने ये नहीं कहा कि डीजे पे तुम सिनेमा के गाने लगाओ और चलो, ये भगवान राम ने आज तक नहीं कहा है। प्रियंका जी, में रहते हैं, ये जो रामनवमी का प्रोसेशन है, हम बंगाल की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी राज्य हैं जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं जहां पर इस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई। तो क्या ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बन गया है, एक ऐसा मौका जब इसके भगवान के नाम पर इस तरीके से जाकर किसी को टॉन्ट करना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है? मैं समझ नहीं पाती कि कोई अगर अपने भगवान का नाम लेता है तो सामने वाला नीचा कैसे हो जाता है, उसकी कौन सी भावनाएं जो है वो उनको हर्ट कर देते हैं। देखिए, आज इतनी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते हैं, आज इतनी बातें कह रहे हैं कि तलवार नहीं होनी चाहिए थी, उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, मुसलमान गलियों से नहीं जाना चाहिए। मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ, क्या मुहर्रम में आप ये सारी चीजें लागू करते हैं? क्या आप रास्ते ठीक करके बता देते हैं कि आप हिंदू एरिया से मत जाइएगा, उनकी भावनाएं हर्ट हो जाएंगी? क्या आप उनको कहते हैं कि चाकू और छुरियां मत निकालिए मुहर्रम में? नहीं, यहाँ सीधी तुष्टीकरण किया जा रहा है। वरना मैं कहती हूँ कि उसी जगह पर, उसी इलाके में दूसरे साल भी कंसेक्यूटिवली ये हमला हुआ, यानी ये एक सोचा समझा हमला था। कीर्ति जी, समुदाय विशेष के इलाके को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं कि वहां से ना जाएं? वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण की बात कर रही हैं, क्या यही एक टेम्पलेट अब 2024 के लिए बनने वाला है? सर देखिए, पिछले 9 सालों के अंदर वो सिर्फ एकमात्र वही रास्ता है। मैडम, आपने वो बात बोली, मैं कीर्ति जी से बस जवाब ले लूं उसका फटाफट। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से यह बात को बोल रही हैं, ये मान गई हैं। इन्होंने कहा कि मुहर्रम में लोग तलवार और ये लेकर के निकालते हैं, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? मतलब ये मान गई हैं कि वहां पे तलवारें, बंदूकें, फरसे, डंडे लेकर के लोग चले थे। ये तो उन्होंने खुद अपने स्वाभाविक रूप से मान लिया है। अरे, आप क्यों बीच में टोक रही? मैंने आपको बहन नहीं टोका था। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, एक करके मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। कीर्ति जी, अपनी बात खत्म कीजिए। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप कृपया मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। मेरी छोटी बहन है, ये उचित नहीं लगता, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारी पार्टी कहती है अपने आप को। तो मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कानून होता है, कानूनों का उल्लंघन हुआ है। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि ये कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जो भी निर्धारित होगा वो होगा। और कौन सी गई है? हिंदू फोरम गई है, और ये हिंदू फोरम के साथ में बैठ करके इस प्रकार से देश में दंगे करके केवल इनका प्रयास ये रहता है कि वोट करें, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों के जो नुकसान हुआ अभी उसके ऊपर, एमएसपी पर कुछ नहीं है। इसलिए यह इन्हीं चीजों, अडानी की बात छुपानी है। मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बिल्कुल समय खत्म हो गया। कुल मिलाकर इस पूरी बात का जो सार निकल के आ रहा है वो यही है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के बीच में नुकसान जो है वो आम जनता का हो रहा है, उन लोगों का हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, जो चोट खा रहे हैं या उनका सामान जलाया जा रहा है। अब राजनीति ये है, आपको समझना होगा कि आपके पक्ष की क्या राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, कीर्ति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वापस आपको लेके चलेंगे मध्य प्रदेश की उस खबर पर जिस पे हम पहले बात कर रहे थे। प्रशासन को अब याद आया है कि उस मंदिर में अवैध निर्माण हो रहा था जहां 36 लोगों की रामनवमी पे चली गई जान।
इस खबर पर आ रहे हैं वापस, बने रहिए। रामनवमी के दिन इंदौर में एक मंदिर जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, उसकी छत धंस गई और 36 लोग मारे गए। अब 36 लोग मारे गए तो प्रशासन से सवाल उठे कि कैसे, क्या व्यवस्था थी, मंदिर में क्या इंतजाम थे। तो प्रशासन को अब याद आया मध्य प्रदेश में कि इस मंदिर में कुछ हिस्सा जो था वो अवैध निर्माण का हिस्सा था, जिस पे उन्होंने खुद नोटिस दिया था, पर कार्रवाई कुछ नहीं करी थी। अब क्योंकि चुनावी साल है, कांग्रेस कूद पड़ी कि हम इसके ऊपर आंदोलन कर देंगे अगर यह अवैध निर्माण नहीं हटा तो अब प्रशासन के बुलडोजर जागे और उस मंदिर में पहुंचे, लेकिन शायद उन 36 लोगों के लिए जिनकी मौत हो गई थी, ये सब काफी देर से हुआ। 9 महीने तक अपने ही नोटिस पर आंखें मूंदने के बाद आखिरकार इंदौर प्रशासन जागा। कई जेसीबी मशीन, पुलिस, प्रशासनिक अमला तड़के श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर पहुंचा और सरकारी हथौड़ा चलने लगा। तो इस एरिया की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, जो प्रॉपर विधि अनुसार नहीं था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी हम लोग पूरी तरह से भर देंगे ताकि ये एरिया आगे सेफ रहे। पूरे विधि विधान से पंडित के माध्यम से उनको हटाया गया है। भगवान के जितने भी नियम कायदे मान मर्यादा सबका पालन करा गया है और उसको वापस विधि विधान से ही प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसको स्थापित करा जाएगा। अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, चेतावनी तक दी। ढक्कन वाला कुआं, सुखलिया और गाडर खेड़ी में भी धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन अपनी नाकामी को दबाने के लिए नाजायज कार्रवाई कर रहा है। जिस बावड़ी में घटना हुई थी उस बावड़ी को बुरा जा सकता था, वहाँ तक तो जायज है, उसका संगठन कहीं विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से बावड़ी की आड़ में मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई और यह भी दुर्घटना होने के बाद, इसे इंदौर में कितने ही मंदिर, मजारे, मस्जिदें हैं जिसके कारण आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती है और वहाँ कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्यकर्ता भी आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि कार्रवाई किसी रिलीजन के लिए नहीं हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने को कहा था। उससे पहले कांग्रेस इस मामले में कोर्ट जाने की धमकी दे चुकी थी। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में। हाँ, आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर्स कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना ना हो, उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। हादसे के अगले ही दिन हमारी पड़ताल में सामने आया था कि कैसे 1985 तक के मैप में कागजातों में मंदिर नहीं बच्चों का पार्क था। कैसे रसूखदारों के दबाव में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने ही नोटिस को भूल गया था। यकीन मानिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस का ही मुख्यालय है, बीजेपी का नहीं। भारत की राजनीति में धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन ये अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इंदौर जैसी घटनाएं भी 1-2 दिन में ही भुला दी जाती हैं, सत्ता से भी, विपक्ष से भी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।